प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं जो 5 से लेकर के 7 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। आज का हमारा आर्टिकल है लीनियर एक्सेलरेटर। प्यारे बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है। बहुत से केसेस में जब न्यूक्लियर रिएक्शन हमें करवानी होती है, इंड्यूस्ड या आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन, तो हमें फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल यानी हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल की जरूरत होती है। उसकी स्पीड को बढ़ाने का ये डिवाइस है। तो आज हम बहुत से क्वेश्चंस का जवाब इससे संबंधित आपको मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेटर, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर। वन बाय वन करके बहुत ही इजी स्टेप में आज हम इसे करने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। पेन कॉपी लेकर के एक बार कंस्ट्रक्शन बना लीजिए, देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है, फिर इसके प्रिंसिपल्स और थ्योरी और उन सबको समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। प्यारे बच्चों, इसमें एक हार्ड ग्लास ट्यूब होती है, वैक्यूम ट्यूब होती है। मेरे साथ साथ आप डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए, ये एक हाई इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये लॉन्ग ग्लास ट्यूब है और इसके अंदर से एयर को रिमूव कर दिया गया है। ये देखिए, मेरे साथ डायग्राम बना लीजिए। ये हार्ड ग्लास इवैक्यूएटेड लॉन्ग ग्लास ट्यूब है। और फिर देखिए, यहां पर अब हम कुछ और करने जा रहे हैं और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं मैं उनकी भी बात कर लेता हूं। यहां पे ये देखिए, ये यहां पर हम सोर्स ऑफ आयन रखेंगे, वो चार्ज पार्टिकल यहां पैदा करेंगे जिसकी स्पीड को हमें बढ़ाना है और फिर वो चार्ज पार्टिकल इस तरह से चलेगा। ये देखिए, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा और वो चार्ज पार्टिकल जाकर के टकराएगा यहां पर। यहां हमारी टारगेट न्यूक्लियस है प्यारे बच्चों, यहां से टकराएगा। लेकिन इस बीच इसमें कुछ और चीजें भी हैं। यहां पर देखना आप, यहां पर हम ड्रिफ्ट ट्यूब्स रख रहे हैं। ये देखिए, ये ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं। मेरे साथ साथ एक बार डायग्राम बना लीजिए, फिर देखिए आपको ये लेक्चर पूरा तैयार हो जाएगा। बस एक बार बिना स्किप किए देखें जरूर, लिखते रहें, पढ़ते रहें और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे नीचे। जब डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें है क्या क्या वो देख लीजिए। इसमें कुछ ये मेटेलिक ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं और इन ट्यूब्स को हमने ले लिया है। ये देखिए, इन ट्यूब्स की जो लेंथ है वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली हम इंक्रीज कर रहे हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं ट्यूब्स की लेंथ कंपैरेटिवली इंक्रीज होती जा रही है। डिफरेंट ट्यूब्स हैं मेरे बच्चों, और भी हो सकती। ये ट्यूब्स हैं, ये T1 है। इस ड्रिफ्ट ट्यूब को T2 कह देते हैं, इसको T3 और इसको T4 एंड सो ऑन, और भी हैं। लेकिन हम जितनी यहां दिखा सकते हैं। अब हमें कुछ कनेक्शन से बनाने होंगे। जैसे ये मेटेलिक ट्यूब T1 है, T3 है, इनको किसी एक ही वायर से जोड़ देते हैं, लाइक दिस। ये देखिए, हमने इनको जोड़ दिया है, बस ठीक है। और ये जो T2 है और ये जो T4 है, जो इवन नंबर वाली हैं, इनको भी किसी एक वायर से हमने ऐसे जोड़ दिया। प्यारे बच्चों, देखे होंगे T1, T3 और इनको एक वायर से जोड़ दिया है और T2, T4 इनको किसी एक और वायर से जोड़ दिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा रहे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। और ये देखिए, इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे वो आप देख सकते हैं। ये वाला वायर हमारा आ रहा है और ये देखिए, ये इसका मतलब ये इससे कनेक्ट नहीं है, ये हमने यहां जोड़ दिया है। और इसका जो दूसरा एंड है ना, ये देखिए, ये वाला एंड देखो, एक ये T1, T3 इनको जोड़ने वाला कनेक्शन तो यहां जोड़ के
और ये जो बाकी का हिस्सा बच रहा है ना, ये देखिए प्यारे बच्चों, आप इसको हम आगे लेके जाएंगे। यहां पे ये देखिए डायग्राम भी देखिए, बहुत सुंदर सा डायग्राम आपका तैयार हो जाएगा यहां पर। ये और ये हमने इस वायर से जोड़ दिया है, ये हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर जुड़ गया है। तो ये यहां सोर्स ऑफ आयन है, यहां टारगेट है, और ये जो चीज देख रहे हो ये हाईली इवेक्यूएटेड लॉन्ग ग्लास ट्यूब है। ये हमारे लीनियर एक्सेलरेटर की कंस्ट्रक्शन है। यहीं से अब हम सारी चीजें इसको वन बाय वन करके समझेंगे। ये तो पता चल गया कि भाई ये होता क्या है। अब हम देख लेते हैं कि भाई आखिर ये है क्या। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है एक्सेलरेटर है, इसका मतलब ये है कि ये चार्ज पार्टिकल्स या आयंस की वेलोसिटी को इंक्रीज करने का वाला डिवाइस। और लीनियर है, इसका मतलब इसमें जो चार्ज पार्टिकल हमारा मूव करेगा ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इसे हम लीनियर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर कहते हैं। इसे हम शॉर्ट में अगर हम करें तो इसे लाइनेक भी कहते हैं। ये देखिए ये भी इसका नाम है, क्योंकि इसमें चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सोर्स से लेकर के और टारगेट न्यूक्लियस तक, जहां तक इसको जाके टकराना है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसीलिए लाइनेक कहते हैं। ये भी एक बात हो गई। क्योंकि आपने देखा होगा साइक्लोट्रॉन में, हम आगे भी आपको पढ़ाएंगे, उसमें चार्ज पार्टिकल कारों में सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सेमी सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करता है, तो वो कर्व्ड एक्सेलरेटर हैं। लेकिन यहां चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इसीलिए हम इसे लीनियर एक्सेलरेटर या फिर लाइनेक कहते हैं। ये तो चीज हो गई हमारी इसकी मोटे तौर पर। अब आते हैं भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द लीनियर एक्सेलरेटर, राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो फिर आप शुरुआत कहां से करोगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। कि ये एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है, और इसमें क्या होता है कि यहां पर देखिए, यहां हम एक्सेलरेटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, और ये फील्ड जो है वेरी करता रहा, चेंज करता रहता है। देखिए शुरू में मान लो T1 T3 इन पर पॉजिटिव चार्ज है, और फिर और इन पर फिर नेगेटिव चार्ज होगा। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी के मुताबिक चेंज हो जाएगा, इनकी पोलैरिटी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी ये सब बातें मैं वन बाय वन करके जब हम वहां पहुंचेंगे तब बताएंगे। लेकिन अब हम लिख लेते हैं पहले कि हमारा ये लीनियर एक्सेलरेटर होता क्या है, क्योंकि पेपर में हमें समझ करके लिख के आना है, बहुत बढ़िया लिख के आना है। तो हम क्या लिखेंगे, इन लीनियर एक्सेलरेटर द चार्ज पार्टिकल्स कह दीजिए, या फिर इनको आयंस कह सकते हैं, आर एक्सेलरेटेड, वो एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटेड अंडर एक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है कि जो चार्ज पार्टिकल को खींचे, उसकी गति को बढ़ाए। एक्सेलरेटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये तो हमें पता चल गया कि हमारा ये लीनियर एक्सेलरेटर क्या होता है। डायग्राम आपने बना लिया, क्या होता है वो भी लिख दिया। अच्छा चलिए अब हम देख लेते हैं भाई ये किन सिद्धांत पर काम करता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों ये दो बातों पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन, देखिए प्यारे बच्चों ये दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट तो ये है कि आपने पढ़ा भी होगा कि कोई मेटेलिक बॉडी है और वो होलो है, तो उस पर जो चार्ज होता है वो उसके आउटर सरफेस पर होता है। इसका मतलब इन मेटेलिक ट्यूब्स के अंदर, जिन्हें हम ड्रिफ्ट ट्यूब्स कहते हैं,
वो होलो है, तो उसके अंदर चार्ज कितना है? जीरो है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। और जब चार्ज नहीं है तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी गॉस लॉ की डेफिनेशन से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। यानी कि ये जो मेटेलिक ट्यूब हैं, इनके अंदर ना चार्ज है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब ये निकला कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इस ट्यूब के अंदर मूव करेगा तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, और जब कोई फोर्स एक्ट नहीं करता तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ट्यूब के अंदर मूव करेगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया? वही मैं बात लिख रहा हूं। द चार्ज inside the metallic drift tubes, hollow tube is zero, चार्ज जीरो होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड inside it is also zero, and so the charge particle move with constant velocity inside these tubes. The charge particle move with constant velocity. ये बात हो, पहला पॉइंट तो प्यारे बच्चे ये होगा। और दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, अब देखना कि जब चार्ज पार्टिकल अंदर तो कांस्टेंट गति से मूव करेगा, लेकिन जैसे ही वो इस गैप में आएगा तो वो देखेगा कि उसके सामने अपोजिट पोलरिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है और सामने इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, नेगेटिव यहां पर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा? ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब अट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा? वेलोसिटी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। वही यहां पर होने वाला है कि इन ट्यूब्स के बीच में जो गैप है, इन गैप्स में चार्ज पार्टिकल अपोजिट पोलरिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड गेन करेगा हर बार, और सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद वो इस टारगेट न्यूक्लियस से जा टकराएगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। द चार्ज particle accelerate under action of electric field of opposite polarity। समझ गए होंगे मैं जो बात कह रहा हूं आपको। within gap of metallic tubes, ये जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई खाली प्रिंसिपल पूछता है कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर एक्सीलरेटर, तो ये 2 पॉइंट्स लिख देना, इससे हमारे प्रिंसिपल पूरा हो गया। 2 ही पॉइंट पे है, और ये क्या होता है वो भी पता चल गया। अब हम देख लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। बिल्कुल सिंपल, जो जो चीजें आपको यहां दिखाई दे रही हैं, बस आप उनके बारे में लिख दीजिएगा, वो आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको ये आगे समझाता हूं। कंस्ट्रक्शन, प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है। जो दिखाई दे रहा है बस वो लिख देना, आपकी कंस्ट्रक्शन इस लीनियर एक्सेलरेटर की वो भी पूरी हो जाएगी। शुरुआत कुछ इस तरह से करना, इट कंसिस्ट्स ऑफ, मतलब इसमें होता क्या क्या है। देखिए, नंबर 1, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो, ये हार्ड ग्लास इवेकेटेड ट्यूब है, ये वाली, इसको आप, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये क्या है? हाईली इवेक्वेटेड ग्लास ट्यूब। ये क्या देख रहे हो ना, ये वाली, ये सारी इवेक्वेटेड का मतलब ये वैक्यूम ट्यूब है, इसके अंदर से हवा को निकाल दिया गया है। लिख भी देंगे, ए हाईली इवेक्वेटेड, ये बहुत लंबी होती है, देखिए लेंथ ज्यादा है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब, ये हो गया। ठीक है, ये तो इसकी बात हो गई।
अब इसमें एक और चीज है, अंदर देख रहे हैं ये ड्रिफ्ट ट्यूब्स है, T1, T2, T3, T4 और भी बहुत है। यह हमने ये 4 दिखाई हैं। हम ये नेक्स्ट लिख रहे हैं दी मेटेलिक। देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो चीजें हमें दिखाई दे रही है बस उनको हमें लिखना है, रटना तो हमें है ही नहीं। दी मेटेलिक ड्रिफ्ट ट्यूब्स, ऐसे मैं ये जो लिख रहा हूं ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, इसलिए मैं आपके सामने लिख करके बता रहा हूं कि डायग्राम है उसको देख देख करके आप अपना इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेना। ये वाली जो चीज ये मेटेलिक ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स ऑफ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग लेंथ। इन देखिए इनकी लेंथ लगातार बढ़ती जा रही है, ट्यूब्स ऑफ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग लेंथ। और ये भी बताऊं ये किस रेशियो में ली जाएंगी, और जब हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे तो आपको ये पता भी चल जाएगा ऐसा क्यों नहीं। इन रेशियो 1/2, √3, √4 and so on. And these tubes are set along the axis of this tube, मतलब इन स्ट्रेट लाइन। आप देख रहे हैं ना इस तरह से ये सेट की गई हैं। ऐसे लिखना, these tubes are set along the axis of glass tube। ये जो ग्लास ट्यूब है उसके एक्सिस के अलोंग एज शोन, ये लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, अब जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ये क्या करता है वो मैं बताऊंगा आपको। रेडियो frequency oscillator, it provide the accelerating radio frequency oscillating electric field, provide the accelerating radio frequency electric field। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। यहां पर देखिए आप ये देखो T1, T3 जो ओड नंबर वाली ट्यूब्स हैं उनको हमने सेम पोटेंशियल पर रखा है। देखिए एक ही वायर से जोड़ रखा है। ये देखिए T1, T3, T5, T7 एक्सेट्रा सारी सेम पोटेंशियल पर है और सेम पोलरिटी है। मैं लिख देता हूं यहां पर, द ट्यूब्स T1, T3, T5 are at same potential and polarity। मतलब जो इवन ओड नंबर वाली पॉइंट यहां देख रहे हो, ओड नंबर वाली जो हमारी मेटेलिक ट्यूब्स हैं उन्हें हम एक ही पोटेंशियल पर और एक ही पोलरिटी पर रखते हैं, ठीक है। और यहां से देखिए आप T2, T4, T6, T8 जो इवन नंबर वाली मेटेलिक ट्यूब्स हैं उन्हें भी हम सेम पोटेंशियल लेकिन अपोजिट पोलरिटी पर रखते हैं। जैसे ये होंगी तो सेम पोटेंशियल पर लेकिन इनकी पोलरिटी जो है वो अलग होगी। जैसे जब ये पॉजिटिव पर होंगी तो ये नेगेटिव पर होंगी, जब ये नेगेटिव पर होंगी तो ये पॉजिटिव, मतलब वाइस वर्सा होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। वही बात मैं यहां लिख रहा हूं कि द ट्यूब्स मेटेलिक ट्यूब्स T2, T4, T6 etc. are kept at same potential पर and of opposite polarity and vice versa। तो प्यारे बच्चों ये देखिए ये हमने थोड़ा सा आपको इन मेटेलिक ड्रिफ्ट ट्यूब्स के बारे में, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के बारे में भी यहां बता दिया। आप देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं ना ये वाली चीजें, ये है मेटेलिक ड्रिफ्ट ट्यूब्स, ये सारी ये सब मेटेलिक ड्रिफ्ट ट्यूब्स।
ये देखिए, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हो ही गया है, ये चीज होगी। एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, फिर इसमें कुछ कंपोनेंट्स बचे हुए हैं, हम उनके बारे में भी बच्चों और दो चीजें हैं। देखिए कि यहाँ पर सोर्स ऑफ आयन है और एक टारगेट न्यूक्लियस, यहाँ जहां इस चार्ज पार्टिकल को स्ट्राइक करना है। सोर्स ऑफ आयन या चार्ज पार्टिकल एंड टारगेट न्यूक्लियस एक साथ ही लिख देते हैं, टारगेट न्यूक्लियस। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन तो पूरी होगी। जो जो पार्ट्स इस लीनियर एक्सेलरेटर के यहां दिखाई दे रहे हैं, बस वो लिख दो, समझ में आ गई होगी ना। अगर ये समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों, तो लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ पुराने हैं तो कुछ कमेंट्स जरूर करें, सजेशन जरूर दें, कहां से बिलोंग करते हैं वो भी बताइए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग। भाई ये हमारा जो लीनियर एक्सेलरेटर है ये काम कैसे करता है, मैंने कहा था ना, फिर हम वर्किंग भी समझाएंगे। मैं पहले वैसे समझा देता हूं आपको। सबसे पहला काम है स्विच ऑन करना। स्विच ऑन दी रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हमने ऑन कर दिया है। चार्ज पार्टिकल, और मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल है हमारा पॉजिटिव चार्ज है। एक बात तो मैंने पहले ही बता दी है कि इन ट्यूब्स, जो ये मेटेलिक ट्यूब्स हैं, ये होलो हैं, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट गति से मूव करेगा। ठीक है। इन ट्यूब्स के गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट पोलरिटी का। कैसे, वो मैं बताऊंगा कि जब जब चार्ज पार्टिकल गैप में आएगा तो अपनी वेलोसिटी गेन करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। कैसे, देखिए, मान लो इस ट्यूब पर यहां नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज कैसा है इस पार्टिकल पर, पॉजिटिव, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वेलोसिटी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और जब वो इसके अंदर एंटर करेगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो वो कांस्टेंट गति से मूव करेगा। लेकिन ये हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा रखा है, इसमें करेक्ट फेस मैचिंग के लिए कि जितनी देर में चार्ज पार्टिकल यहां से यहां मूव करे, इसकी पोलरिटी रिवर्स हो जाए, चेंज हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि जो रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है, जितनी देर में ये जाता है यहां से यहां तक, यानी कि तो T/2 टाइम में वो पोलरिटी बदल जानी चाहिए। जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव, नेगेटिव थी वो पॉजिटिव, यानी कि जब वो यहां पहुंचा तो पोलरिटी बदल जाए, और वो फिर यहां से यहां पर, फिर क्योंकि पहले इस पर नेगेटिव चार्ज था T1 T3 इन पर, अब वो T2 पर आ गया है, क्योंकि पोलरिटी बदल गई ना रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की। इसकी जो पोलरिटी है वो T/2 टाइम के बाद जो है इसके वो रिवर्स हो जाती है। तो यहां पर वो फिर से गेन करेगा, जैसे ही वो इसमें एंटर करेगा फिर कांस्टेंट गति से मूव करेगा, और जितनी देर में वो यहां से यहां मूव करके यहां पहुंचेगा, पोलरिटी फिर चेंज हो चुकी होगी, यानी कि इसके सामने जैसे यहां गैप में यहां पहुंचा तो सामने फिर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फिर खींचेगा उसकी तरफ, फिर वेलोसिटी गेन करेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, फिर वो यहां पहुंच जाएगा अंदर, फिर से वो कांस्टेंट गति से मूव करेगा, क्योंकि वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो कांस्टेंट गति से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और वहां पर फिर जैसे ही यहां पहुंचा इसकी पोलरिटी फिर बदल गई, यानी कि इसके ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज। जब भी चार्ज पार्टिकल अपोजिट पोलरिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने आता है, यानी जब भी वो गैप में आता है, हमेशा अपने सामने अपोजिट पोलरिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड पाता है, इसलिए वो अट्रैक्ट होता है, वेलोसिटी गेन करता है, और वो तेजी। आप देख रहे हैं कि ये जो ड्रिफ्ट मेटल ट्यूब्स हैं, इनकी लेंथ भी ज्यादा ली जा रही है। क्यों? बढ़ती हुई क्रम में, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ चुकी होती है, तो टाइम तो उतना ही है, तो दूरी ज्यादा तय करेगा ना वो, इसलिए इन ड्रिफ्ट ट्यूब्स की जो लेंथ है प्रोग्रेसिवली हम इंक्रीजिंग ले रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। कितना आसान है, जैसे इसका नाम आया तो हमने इसको डेफिनेशन दे दी कि भाई ये होता क्या है, ये चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाने वाला एक डिवाइस है, चलो काम खत्म। फिर हमने कहा कि भाई ये प्रिंसिपल क्या है इसका, तो ये दो चीजों पर निर्भर करता है, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मेटेलिक बॉडीज होती हैं होलो, उनके अंदर जीरो होता है, इसलिए चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट गति से मूव करता है। दूसरा, जब चार्ज पार्टिकल अपोजिट पोलरिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो स्पीड गेन करता है, इसी चीज पर।
अब इसको देख देख के फिर हमने कंस्ट्रक्शन लिख दी। भाई जो जो चीजें इसमें लगी हुई थी उन सब की हमने एक लिस्ट बना दी, वो हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब वर्किंग ये हो कैसे रहा है ये लिख देते हैं तो वो वर्किंग हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं स्विच ऑन दी रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर द चार्ज पार्टिकल से पॉजिटिव। हम मान लो ये चार्ज पार्टिकल हमारा पार्टिकल, जैसे हमने इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को स्विच ऑन किया तो मान लो ये, क्योंकि ये T1 T3 T5 ये सेम पोटेंशियल पर है ना, तो मान लो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहां पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। द चार्ज पार्टिकल attract towards the negative electric field of T1। यहां तक बात होगी, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से तो ये यहां पर आ गया, अट्रैक्ट किया, वेलोसिटी गेन की, काइनेटिक एनर्जी गेन की। इनसाइड, अब अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये कांस्टेंट गति से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। वही मैं लिख देता हूं, विद इन मेटेलिक ट्यूब टू द आयन। देखिए कितना आसान है, फिजिक्स कितनी आसान हो जाती है जब हम उसको समझ के पढ़ते हैं। विद कांस्टेंट velocity because of zero electric field या no electric field, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम जो चार्ज पार्टिकल मूव, जैसे यहां से यहां तक ये गया ड्रिफ्ट के अंदर अंदर, तब तक एक कहानी हो चुकी, क्या कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड था वो T/2 ही था इसके लिए, तो वो पोलैरिटी बदल जाएगी। जब वो यहां पहुंचा तो जो ये पहले नेगेटिव पर थी, देखो T1 T3 ये नेगेटिव थी और ये पॉजिटिव थी T2 T4 ये, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल ने यहां से यहां तक पहुंचा ना, अंदर अंदर डिफ ट्यूब के अंदर अंदर कांस्टेंट गति से, तब तक पोलैरिटी बदल चुकी। जब वो यहां पहुंचा तो अपने सामने क्या पाता है, अपोजिट पोलैरिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाली नेगेटिव पर हो गई, तो फिर चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, इधर कैसा है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वेलोसिटी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा यहां से यहां तक जाने में। ये देखिए वही बात मैं लिख रहा हूं कि ड्यूरिंग द टाइम द चार्ज पार्टिकल, देखिए जो कुछ हो रहा है बस हम वही लिख रहे हैं। चार्ज पार्टिकल ट्रेवल inside tube, the polarity get reverse, polarity बदल जाएगी, polarity बदल गई, and it found itself, it का मतलब चार्ज पार्टिकल को, itself in the electric field of opposite polarity, इसके सामने फिर opposite polarity का, it found itself in electric field of opposite polarity, and so gain velocity and kinetic energy। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अब क्या होगा, अब चार्ज पार्टिकल बड़ी तेजी से आया, यहां एंटर कर गया, और इसके अंदर एंटर कर गया तो वहां इस ट्यूब T2 के अंदर फिर से जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए वो फिर कांस्टेंट गति से मूव करेगा, और जब तक वो यहां से यहां ट्रेवल करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी फिर बदल चुकी होगी। जब वो यहां पहुंचेगा तो फिर T3 के ऊपर कैसा चार्ज आ चुका होगा,
नेगेटिव यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फिर से गेन करेगा और ऐसा होता रहेगा। और वो फिर यहां कांस्टेंट गति से मूव करेगा, यहां फिर वेलोसिटी गेन करेगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल गेन वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ईच टाइम व्हाइल क्रॉसिंग द गैप। एंड व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल गेन सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी देन इट स्ट्राइक द टारगेट न्यूक्लियई एंड न्यूक्लियर रिएक्शन अकर्स। वही तो चाहते थे, बहुत तेजी से आता हुआ चार्ज पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस से टकराए, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी। चलिए मैं लिखूंगा इसको एक बार यहां से आगे, अभी तक तो हम यहां पहुंचे हैं, अभी हम और लिखेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस नोट्स बनाने के लिए, हालांकि नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये प्रोसेस होता रहेगा कि जब भी चार्ज पार्टिकल मेटेलिक ड्रिफ्ट ट्यूब्स में तो कांस्टेंट गति से मूव करेगा, लेकिन इस गैप में जब जब आएगा तो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अपोजिट पोलरिटी के सामने पाएगा, तो वेलोसिटी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और इस तरह से उसकी गति बढ़ती चली जाएगी। सो इन दिस वे द चार्ज पार्टिकल gain velocity and kinetic energy each time while crossing the gap between drift tubes। जब जब वो इन गैप में पहुंचेगा, हर बार अपनी वेलोसिटी को और काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा, क्योंकि जब भी वो यहां आता है तो पोलरिटी इस तरह से इसकी बदल जाती है कि गैप में यहां पहुंचते ही अपनी सामने अपोजिट पोलरिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड पाता है। एंड व्हेन इट गेन सफिशिएंट, जितनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी, इट स्ट्राइक द टारगेट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर रिएक्शन अकर्स। इस तरह से हमारी वर्किंग पूरी होगी। देखिए कुछ नहीं, जो कुछ हो रहा था ना प्यारे बच्चों, वो हमने लिख दिया और इसका काम पूरा। सबसे पहले हमने स्विच ऑन किया ऑसिलेटर का और अपना चार्ज पार्टिकल यहां पैदा कर दिया या रख दिया या जो भी कुछ किया, और मान लो कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से ये जो T1 है मेटेलिक ड्रिफ्ट ट्यूब जो नेगेटिव पर थी, तो ये इधर के खींचेगी, अंदर कांस्टेंट गति से मूव करना पड़ेगा क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, फोर्स कोई है ही नहीं, तो कांस्टेंट गति से मूव करेगा। और जितनी देर में ये गैप क्रॉस के यहां से यहां पहुंचा, इसकी पोलरिटी बदल गई और फिर इसने स्पीड गेन करी, अंदर फिर कांस्टेंट गति से, जब यहां आया फिर पोलरिटी बदली तो इसने फिर वेलोसिटी गेन करी, फिर काइनेटिक एनर्जी गेन करी, और इस तरह से करते करते बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, जितनी चाहिए थी उतनी, और फिर इस टारगेट न्यूक्लियस पर जा टकराता है और न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाती है। ये तो हुई हमारी वर्किंग, समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में आ गई है ना प्यारे बच्चों, थोड़ा लाइक कर लीजिए, जरूरी है, और एक स्क्रीनशॉट भी लेते रहे। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि जरूरी है इस आर्टिकल को समझने के लिए और आगे की फिजिक्स पढ़ने के लिए। अभी हम बात करेंगे इसकी थ्योरी। तो ये सब कुछ जो कुछ हमने देखा है ना, इसको मैथमेटिकली हम देखेंगे कि क्यों इन ड्रिफ्ट ट्यूब्स की जो लेंथ है वो 1√2√3√4 इस रेशियो में लेते हैं, और क्या कुछ होता है उस थ्योरी को ऑफ दिस लीनियर ऑसिलेटर, उसको हम समझ लेते हैं, लिख लेते हैं और अच्छी स्कोरिंग के लिए तैयार हो जाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो लीजिए एक स्क्रीनशॉट हम लिख लेते हैं। लेट अस सपोज दैट, वैसे तो इन ड्रिफ्ट ट्यूब्स की जो लेंथ है प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग है, 1 2 3 4, ये 4 नहीं है, बहुत ज्यादा लगी हुई है। मान लेते हैं एक जनरल केस कि Ln इज दी लेंथ ऑफ nth
ड्रिफ्ट ट्यूब, ये जो nth ड्रिफ्ट ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी है ln। और ये देखिए जो vn में ले रहा हूं, हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी हर बार जब वो गैप क्रॉस करता तो बढ़ जाती है, तो जब nth ट्यूब में गया उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी ऑफ आयन इन nth ट्यूब, जो हमारी ड्रिफ्ट ट्यूब है उसमें। और एक और चीज देखिए प्यारे बच्चों, मैंने बताई थी आपको, ये देखो 0t/2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये t। जैसे ही t 0 से t/2 टाइम होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। और इस तरह से करेक्ट फेस मैचिंग के लिए जरूरी है कि जितनी देर में ये इस ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर की डिस्टेंस कवर करे, उतनी देर में उसकी जो पोलैरिटी है फील्ड की वो बदल जाए, यानी कि टाइम पीरियड है वो t/2 होना चाहिए। वो चीज मैं बता दिया। तो यहां से आप मुझे बता सकते हैं कि लेंथ कितनी हो जाएगी, ln इक्वल टू ये किसके बराबर होती है, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम, vn इंटू t/2। ये मैं लिख भी देता हूं, ये फॉर करेक्ट फेस मैचिंग के लिए है। करेक्ट फेस मैचिंग का मतलब होता है कि जितनी देर में भाई ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां पहुंचे ट्यूब के अंदर अंदर, यानी t/2 टाइम में, उतनी देर में ये पोलैरिटी बदल जानी चाहिए। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये उतनी देर में कवर करना चाहिए जितना कि इस फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड है उसके हाफ के बराबर, t/2 के बराबर। तभी तो आपस में इनकी मैचिंग होगी, नहीं तो ये यहां पहुंचेगा, ये पोलैरिटी बदल जाएगी, फिर तो फेस मैचिंग नहीं होगी। ये है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से देखिए मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूं। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे vn को एक बार 2ln, ये देखो 2 इधर को गया है और मैंने t नीचे ले लिया है। और एक बात और भी प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं ना कि 1/t जो है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये देखिए, तो हम इसको कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 2ln म्यू। ये देखिए ये वेलोसिटी होगी किसमें, nth ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर ये वेलोसिटी होगी, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी vn इक्वल टू 2ln। और ये देखिए ये इसको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन बनाओ, ठीक है। अब और पॉइंट प्यारे बच्चों आप देखिए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल दो के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, मान लो यहां पर V वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा रखा है, तो चार्ज पार्टिकल गेन करेगा। तो वर्क हो रहा है ना, ये वर्क डन हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इस पर उसको खींच रहा है, चार्ज पार्टिकल को खींच रहा है गैप्स के अंदर, तो फिर वर्क होगा ना। मान लो Q चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी है, इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन टेकिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, V वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने यहां पे, तो फिर यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, V। तो फिर Q चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, Q इंटू V, एक गैप में। और ऐसे चलिए पहले मैं लिख देता हूं, वर्क डन, नहीं तो काम इकट्ठा ज्यादा हो जाता है। वर्क डन इन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q इंटू V, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है। ये एक ट्यूब के बीच में, और ऐसे कितनी ट्यूब लगा रखी है हमने, nth, ये nth जनरल केस कर रहे हैं ना, तो फिर n के बीच में कितना हो जाएगा, n Q इंटू V, एक बात बीच में। अच्छा, जब ये वर्क डन करेगा, ये इसको खींच रहा है तो ऐसे नहीं खींच रहा है, किसी चीज को हम खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वर्क करेंगे, तो फिर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि चेंज हो जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, nth ट्यूब तक जाते जाते
चार्ज पार्टिकल या आयन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमें इसकी थ्योरी समझ में आ गई है। 1/2 m उस आयन का मास है और ये है Vn वेलोसिटी टू सी स्क्वायर। देखिए जितना हम इसको ऊपर ले जाने में वर्क करना पड़ा उतनी ही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। चेंज इतना क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो जीरो थी ना, nth ट्यूब तक जाते जाते इसकी वेलोसिटी Vn हो गई, तो फिर काइनेटिक एनर्जी में बदलाव कितना आया? दिस माइनस जीरो, और तो यही चेंज आया। एंड दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी वर्क डन इन एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल। वही मैं लिखूंगा, आप तो एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपना काम आगे बढ़ाते रहिएगा। बट वर्क डन, प्यारे बच्चों देखिए ये जो वर्क डन है ना इन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन कितना है? n QV, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m Vn स्क्वायर। यही तो है। यहां से हम जो है Vn की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? Vn को तो एक तरफ रख लो, बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ ले जाइए। चलिए ले जाते हैं कि Vn इज इक्वल टू, यहां से देखना ये तो ये हो जाएगा 2n QV। ये देखिए ऊपर चला गया है, नीचे m, ये आ गया। ये Vn का स्क्वायर था ना यहां पर, तो क्यों ना मैं इसे रूट ले लेता हूं। ये देखिए ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 होगी। कुछ नहीं किया मैंने, देखो 2 को लेफ्ट साइड में ले गया, m को उसके नीचे ले आया क्योंकि इधर, और ये स्क्वायर था तो हमने ये Vn लिख दिया। बट Vn की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं, यानी कि यूजिंग इक्वेशन 1, यहां से ये जो वेलोसिटी ऑफ द आयन इन nth मेटेलिक ट्यूब है ना वो रख देते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1 वी राइट। देखिए हम लोग लिख लेते हैं Vn के स्थान क्या लिखेंगे? 2ln और म्यू, एंड इट इज इक्वल टू, ये देखिए 2n QV डिवाइडेड बाई m। ये अब प्यारे बच्चों देखिए यहां से हम ये जो लेंथ है इसको लेफ्ट साइड में रख लेते हैं और बाकी की सारी ये दोनों टर्म्स हम राइट साइड में लेके जाते हैं, यानी कि 1 और 2 म्यू इंटू 2n QV बाई m। यहां पर भी अब हम इस ये जो 2 है इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 4, यानी कि ये जो लेंथ है हमारी ये कितनी आ जाएगी? 1 और म्यू इंटू n QV डिवाइड बाई 2m। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन गिव द लेंथ ऑफ द ड्रिफ्ट ट्यूब्स एंड इट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर। और यहां से हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहे हैं वो देख लीजिए प्यारे बच्चों। वी नोट दैट, पहला ही पॉइंट जो आप नोट कर रहे हैं कि ये जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है, अगर हम सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें तो ये स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखिए स्क्वायर रूट के n के डायरेक्ट। देखिए इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि ये जो मेटेलिक ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं इनकी जो लेंथ है हमने किस रेशियो में ली थी? 1:√2:√3:4 एक्सेट्रा, इस तरह से ली थी। और यहां से भी पता चल रहा है कि लेंथ ऑफ द मेटेलिक ड्रिफ्ट ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी कि ये है 2:3:4 एंड सो ऑन। यानी कि अगर इसको हम 1 लेते हैं, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू 1 कर देंगे, बाकी के सारे तो सभी के लिए कांस्टेंट हैं, तो ये √2 हो जाएगा, और ये √3, ये √4 एंड सो ऑन। तो ये एक आंसर हमें मिल गया कि वाई द लेंथ ऑफ द ट्यूब्स इज टेकन इन दिस रेशियो। अब एक और चीज देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नंबर 2 के ऊपर। ये तो हमारा पहला था, अब नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये ड्रिफ्ट ट्यूब्स की जो मेटेलिक ट्यूब्स है इनकी लेंथ बढ़ती जा रही है, तो भाई भला हम कब तक बढ़ाएंगे?
कहां तक बढ़ाएंगे? तो क्या और भी फैक्टर है ताकि कम लेंथ करके और हमारा काम चल जाए, रिक्वायर्ड जो काइनेटिक एनर्जी है चार्ज पार्टिकल की आयन की वो हम प्राप्त कर सके, तो वो फैक्टर देखते हैं। ये देखिए म्यू, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी पर भी लेंथ डिपेंड कर रही है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो लेंथ को कम किया जा सकता है, यानी कि आप देख रहे हैं कि लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर डिपेंड करेगा। एज दिस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द मेटेलिक ट्यूब डिक्रीजेज, यहां से देख रहे हैं। अब हम एक और चीज भी आप देख सकते हैं कि हम ये देखें कि भाई जैसे जैसे वेलोसिटी मान लो बहुत ज्यादा हो जाए, आप ये सपोज के लिए दैट बिकम्स नियरली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास हो जाए, तो क्या होगा? यानी कि वो चीज हम यहां देख लेते हैं कि थर्ड, कि इफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज अप्रोचेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहां पर देखिए ये बात मैंने आपको बताई थी, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? वही चीज हम यहां देखते हैं। तो ये लेंथ कितनी हो जाए हमारी, देखिए ये हो जाएगी c, यहां तो हमने जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रोच ले ली हमने, और t/2, ये देखिए। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं c/2 म्यू, क्योंकि हम जानते हैं 1/t जो है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, इसलिए। और c इक्वल टू क्या होता है, म्यू लैम्डा, यानी कि म्यू इक्वल टू c/लैम्डा, ये भी हमें पता है। इसलिए इस म्यू के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, c/लैम्डा, लैम्डा ऊपर चले गया और ये c से c कैंसिल हो गई, और इस तरह से हमारे पास ये जो लेंथ आएगी ये λ/2 के बराबर आ जाएगी। और आप देखेंगे क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो ज्यादा कोई स्पीड हो नहीं सकती, इसका मतलब है कि जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है जो बढ़ती जा रही थी, बढ़ाते जा रहे थे, स्पीड बढ़ती जा रही थी, तो लेकिन एक स्टेज आएगी जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रोच चीज हो जाएगी, उसके बराबर के लगभग हो जाएगी, तो फिर लेंथ ऑफ द ट्यूब जो है वो λ/2 के बराबर हो जाएगी और फिर ये कांस्टेंट रहेगी, ये आगे बढ़ने वाली नहीं है। ये चीज देखिए आपने नोट कर लिया है, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम देखेंगे कि इसकी जो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। एडवांटेजेस, तब देखिए इसकी फायदे क्या है, कई बार पूछ रहे व्हाट आर दी यूजेज, या व्हाट आर दी एप्लीकेशन, या व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ लीनियर एसिलेटर ओवर दी अदर एसिलेटर्स। तो पहली बात तो देखिए इसके बहुत से एडवांटेज होते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट वो मैं बताता हूं आपको। पहली बात तो देखिए कि इसमें एक वेल कोलिमेटेड बीम ऑफ आइंस पैदा कर सकते, क्योंकि आइंस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो एक फाइन बीम ऑफ आइंस यहां पैदा हो जाती है। इट प्रोवाइड वेल कोलिमेटेड बीम, एक तो ये है। दूसरा देखिए इट प्रोवाइड द बीम ऑफ इंटेंसिटी, इट प्रोवाइड ए बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी, इसमें जो है इंटेंसिटी बीम्स की वो भी हाई होती है। थर्ड ये है कि रेडिएशन लॉस जो है इसमें बहुत ज्यादा होता नहीं है, कम से कम ही होता है बाकी जो हमारे एसिलेटर हैं उनके कंपैरेटिवली। रेडिएशन लॉस इज मिनिमम। अब प्यारे बच्चों डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज देखिए इसके क्या क्या हो सकते हैं, मैं एक बात, पहली बात तो ये देखिए ये जो वैक्यूम ट्यूब ले रहे हैं ना ग्लास की है, और ग्लास की चीज तो वैसे ही ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो ड्यूरेबल नहीं होती है, टूटने का डर होता है, एक दूसरे स्थान पर ले जा नहीं सकते। और इस ट्यूब के अंदर जब आप वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, अंदर से हवा निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये टूट भी सकता है। इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना और फिर उसे लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ये आप डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं क्या, कि इन इट लॉन्ग टू
ट्यूब इज यूज्ड, एक लंबी ट्यूब यूज की जा सकती है। सो टू क्रिएट, सबसे पहली बात है क्रिएट एंड मेंटेन द वैक्यूम in such a long tube is difficult। इतनी बड़ी ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। दूसरा, इट कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज नॉट ड्यूरेबल। ये सब चीजें आप ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर एक्सेलेरेटर भी हो गए हैं, और हमने आज बहुत ही आसान से स्टेप्स में आपको समझा दिया कि व्हाट इज लीनियर एक्सेलेरेटर, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन में हमने इसको देख देख करके लिख दिया, कंस्ट्रक्शन भी पूरी हो गई। और फिर इसकी थ्योरी जो कुछ पढ़ा था ना, समझ रहे थे वर्किंग वगैरह में, उसको हमने थ्योरी कुछ सिंपल से फॉर्मूला लेकर के उसे वो दोनों को भी सिद्ध कर दिया, और लास्ट में हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दिए। प्यारे बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको इतना करना है, जो गुरु दक्षिणा होगी आपकी तरफ से, वो ये कि आप अपने इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनसे देख करके आप इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पहले से ही हैं आप, तो इसको लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है, नहीं तो दूसरे जो आपके साथी हैं उन तक भी शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स जरूर करें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और आपको ये लेक्चर्स फिजिक्स के कैसे लग रहे हैं। ये आपके जो बातें हैं, हमें जो आपके कमेंट्स होते हैं, ये बहुत ही एनर्जी देते हैं। कई बच्चे बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं, वेल एक्सप्लेन करते हैं, और वो हमारे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स में से हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारी ये टीम, हमारी ये जो क्लास है स्टूडेंट्स की, ये लगातार बढ़ती रहे और दुनिया के हर हिस्से में हमारे स्टूडेंट हों, यही मेरा लक्ष्य है। और वो सभी स्टूडेंट्स अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, उनके लिए ये फ्रेंडली हो जाए और उनको बहुत अच्छा लगे। और इन्हीं बातों के साथ नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है, जिसमें हम एक और एक्सेलेरेटर की बात करेंगे, और वो रहेगा साइक्लोट्रॉन। तो आप मिस ना कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्यारे बच्चों, आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का जिन्होंने एक भी काम पूरा आज किया है, उसका मैं यहां से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।